Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 4. आज बेटा हम जो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। और ये मेनली इसके क्या होंगे, MCQ होंगे, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है उनको डिस्कस है वो किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, स्पेशल ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होगा बेटा, और NTSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल का जो काम है वो करेगा। साथ में ये पार्ट नंबर 1 है बेटा हमारा, ये क्या है बेटा, पार्ट नंबर 1 है। और इसकी 2 वीडियो हैं वो आपको और मिलेंगे, पार्ट नंबर 2 और जो पार्ट नंबर जो 3 है वो आपको और देखने को मिलेगा। साथ के साथ मैं और चीज़ें आपको यदि बताऊं तो इसकी जो PDF है, आपको इसकी जो PDF जो फाइल है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत है वो देखने को मिलेगी। आप इसको व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो ये पार्ट नंबर 1 है, आप इसको देखिए, इसके जो क्वेश्चन है उनको समझिए, और कुछ आपको यदि डाउट लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप यहाँ से देख सकते हो बेटा। हाउ मच ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भारत की कितनी जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती है उसके अंतर्गत एंगेज्ड है। तो इसके लिए आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो टाइमिंग है वो आपको दी जा रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो समय शुरू होता है आपका अब बेटा। हर एक जो बच्चा वो कोशिश ज़रूर करेगा कि चाहे आंसर आप गलत ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2/3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, ठीक ना, जो एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2/3 जो परसेंट जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, एंगेज्ड रहती है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना, ओवर दीज, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख, पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो लिखा गया, ओवर दीज ईयर कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज साइंटिफिकली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसने क्या बताया गया है कि ओवर दीज ईयर, कुछ एक जो सालों के अंतर्गत क्या है कि जो कल्टिवेशन का जो मेथड है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी मदद से, तो ये आपको सभी को पता है किसकी मदद से हुआ है, तो वो हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे हैं वो कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कोशिश है वो नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, कोशिश है वो ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी कुछ जो बेनिफिट है वो हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको ऐसी ही जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फार्मिंग हैज़ वेराइटी फ्रॉम सब्सिटेंस टू ब्लैंक टाइप, कौन सा टाइप है, ठीक है ना। फार्मिंग हैज़ वेराइटी, जिसके अंतर्गत कृषि करते समय आपको अलग अलग जो वेराइटी हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है कि इस ब्लैंक के अंतर्गत है वो कौन से जो टाइप है वो आएगा। तो इसके लिए भी आपको 3 से लेकर 5 सेकंड का जो आंसर जो टाइम है वो दिया जा रहा है। तो लगभग हम इसमें 30 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। 30 जो क्वेश्चन है उसको जो डिस्कस है वो किया जाएगा। यहाँ सेकंड लिख रहा हूँ, 30 के बजाय 30 क्वेश्चन है बेटा ये। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर या जो फार्मिंग है, इसके अंतर्गत आपको जो वैरायटी है वो आपको देखने को मिलती हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पिच, लैंड की बात कर रहा है, पिच मतलब एक टाइप से लैंड ही एरिया होता है, ऑफ लैंड विद हेल्प द प्रिमिटिव टूल्स होल्स, एक मिनट,
क्या होते हैं कि जो प्रिमिटिव जो टूल्स होते हैं, मतलब प्रिमिटिव टूल्स मतलब जो लकड़ी के होते हैं या जो फैमिली के जो लोग हैं वो उसके अंतर्गत काम करते हैं लेबर के रूप में। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताई गई हैं, ठीक है ना। ये कौन, अब ये आपको बतानी है कि कौन सी एग्रीकल्चर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। तो ये सभी को पता है कि जो प्रिमिटिव जो टूल्स होते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता था, वो होता था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंतर्गत। जो प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग है उसके अंतर्गत इस्तेमाल है वो होता था किसका, प्रिमिटिव टूल्स का। और जो फैमिली जो लेबर्स है या कम्युनिटी जो लेबर्स है वो मिलके जो काम है वो करते थे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। व्हाट हैज़ द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग, ठीक है ना। व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग, जो प्रिमिटिव जो फार्मिंग्स थे वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है वो रहते थे। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि सभी बच्चे हैं वो इसका राइट आंसर है वो देंगे। यदि आपने लेबर सोचा है तो गलत है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट सोचा है तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारा कौन सा, ए मॉनसून। ये किस पे डिपेंडेंट रहते थे, ये मॉनसून पे डिपेंडेंट है वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं, विच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, कौन सी जो कृषि है उसको स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही आपने जो आंसर है वो सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बेटा प्रिमिटिव सब्सिटेंस है, ये इसका राइट आंसर है। तो आपको बेटा अभी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर हैं ऑप्शन को बाद में देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसका क्या आंसर होगा पहले से ही आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो फिर आप यदि पजल हो तो आप देख सकते हो उसके ऑप्शन को, नहीं तो आप ऑप्शन को बाद में देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या पूछ रखा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये कुछ जो फीचर्स हैं वो लिखे गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि जो प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस है उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इनमें से कोई एक विशेषताएं हैं वो होगी बेटा, तो जल्दी से बताइए एक बार। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कि जो सोइल जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सभी को पता है जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं और क्लियर ए फ्रेश पिच ऑफ लैंड, एक जो भूभाग है उसको क्लियर करते हैं और फिर फार्मर क्या करते हैं, शिफ्ट भी कर जाते हैं बेटा। तो इसका जो होगा बेटा वो होगा सेवन्थ का ऑप्शन होगा बेटा बी हमारा। अब आगे देखिए, इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, व्हाट इज़ द स्लैश एंड बर्न। जो स्लैश एंड जो बर्न है हमने आगे पहले डिस्कस है वो कर चुके हैं। एग्रीकल्चर कोल्ड इन मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इसके अंतर्गत स्लैश एंड बर्न को किस नाम से है वो जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो बेटा आपको मैंने बताया था, और ये आप देख भी सकते हो अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जूमिंग, ये अलग से लिख रखा है। तो ये क्या होगा बेटा, जूमिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ब्लैंक फार्मिंग, कैसी है कि इज ए ब्लैंक फार्मिंग। जल्दी से ब्लैंक को भरिए। तो ये जो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ऑप्शन बी यदि आपने सोचा है तो गलत है, और यदि सी आपका आंसर है तो ये राइट आंसर है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इसके अंतर्गत जो लेबर है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल है वो होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यदि आपको कुछ डाउट लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, यहाँ पे इसका एक जो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप। अगला जो क्वेश्चन है, वाई देयर इज द इन्यूमरेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ ना कुछ जो प्रेशर है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रेशर है उस प्रेशर के बारे में बताना है कि कौन सा जो प्रेशर है और किस वजह से वो हो रहा है।
तो जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, उसका जो ऑप्शन है वो आप जल्दी से मेरे को बता सकते हैं। इसका देखिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा ए, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। ड्यू टू द लॉ ऑफ द इनहेरिटेशन एंड डिवीजन ऑफ लैंड, इसके कारण क्या है कि जो प्रेशर है, इन्यूमरेशन जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है हमारी लैंड पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपसे क्या पूछ रहा है, विच टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैज़ द यूज ऑफ हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट। जैसे जो सीड्स होते हैं हाईली, जो सीड्स होते हैं जो HIV जो जिनको बोला जाता है HIV वाई या जो वी बोला जाता है, ये जो सीड्स होते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कि आपको उस फार्मिंग का जो नाम है वो बताना है जिसके अंतर्गत जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है, और जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनका ज़्यादा जो HYV जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल है वो होता है, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। तो ये आपको बताना है बेटा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो होगा प्लांटेशन। यदि आपने सोचा है तो ये गलत है, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा डी, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करूं बेटा मैं, इफ राइस, ठीक है ना, इफ राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा, पंजाब, इन विच स्टेट इज इट ए ये इसका जो, एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट, सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है ना। ये जो सब्सिस्टेंस क्रॉप है वो किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो कटा हुआ है वो है बेटा ये डी जो है ये राजस्थान है, ये है राजस्थान। तो आपको जो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर बेटा। अगला देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। जो प्लांटेशन जो फार्मिंग है उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने अलग अलग से जो टॉपिक है वो आपको कराए थे। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा बी, यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है, सॉरी इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, ज़्यादा जो पूंजी है वो लगती है। विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर, जो लेबर होती है उसकी जो सहायता है वो हमें लेनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नेम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ये सभी को पता है, वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए, टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन और बनाना। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच स्टेट इज नोन हैज ग्रोइंग टी। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो क्या करता है, सीड्स को जो ग्रो है वो करता है बेटा। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा ए, असम। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो असम है उसके अंतर्गत जो टी है वो ज़्यादा ग्रो है वो की जाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, हाउ मैनी क्रॉप सीजन डज इंडिया हैव। इंडिया के अंदर कितने क्रॉपिंग सीजन है। जो क्वेश्चन है वो आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि क्रॉपिंग सीजन है वो इंडिया के अंतर्गत कितने हैं, तो वो है बेटा हमारे 3। काफ़ी बच्चे 4 भी बोलेंगे, 2 भी बोलेंगे, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो 3 होगा। तो अब आपके लिए यहीं पे आपके लिए एक होमवर्क है, एक आप लोगों के लिए यहीं पे एक क्या है, एक होमवर्क है कि इन तीनों के जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक जो सेकंड है वो दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए
और जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे पास ये 3 कौन कौन से हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद होना चाहिए, इन सभी का जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। आगे कुछ एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा, खासकर नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपसे पूछ लूँ। व्हेन आर रबी क्रॉप्स हार्वेस्टिंग, जो रबी क्रॉप है उनकी हार्वेस्टिंग है वो किस टाइम पे होती है। रबी मतलब जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे वीट, इनकी जो हार्वेस्टिंग है, इनकी जो कटाई है वो किस समय में होती है। तो सभी को पता है वो होती है बेटा अप्रैल में। कई बच्चे लिखेंगे सर अक्टूबर में, अक्टूबर में इनकी कल्टीवेशन होती है बेटा, अक्टूबर में इनकी कल्टीवेशन होती है और मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है आपसे। 18 पूछा गया है आइडेंटिफाई द रबी क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप्स है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो सभी को पता है, इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा, कई बच्चे राइस बोलेंगे तो राइस गलत है बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये बी लिखा गया है यहाँ पे, सॉरी इसको चेंज कर लीजिए, ऑप्शन डी पीज, मटर। जो मटर है वो क्या है, हमारी एक रबी क्रॉप्स है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ये टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यू है वो तैयार किए हैं, आपको ज़्यादा भागदौड़ है बेटा वो करनी नहीं पड़ेगी। विच स्टेट इज नोन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स। तो इनमें से जो रबी जो क्रॉप्स है वो कौन से स्टेट में ग्रो है वो की जाती हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो होगा बेटा हमारा पंजाब, ठीक है ना। पंजाब इज द राइट आंसर। इज नोन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स, जो फेमस है, ये याद रखना फेमस है। वैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी हैं बेटा, तो ये फेमस कौन सा वो है पंजाब बेटा, तो इसलिए मैंने पंजाब आंसर है वो किया बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैंक। आपको एनटीएससी के अंतर्गत ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। एनटीएससी के अंतर्गत या फिर आप बोर्ड के एग्जाम है वो दे रहे हैं तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा। ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प द सक्सेस टू रबी क्रॉप, ठीक है ना। जो क्या करता है कि जो वेस्टर्न टेम्परेट जो साइक्लोन होता है वो जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। तो इस कंडीशन में मतलब उसको क्या बोला जाएगा, मानसून होगा या प्रिसिपिटेशन होगी, फॉस्ट होगी जो जिसको धुंध बोलते हैं, या फिर विंड होंगे। तो वो होती है बेटा प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं वृष्टि, हिंदी के अंदर बोला जाता है वृष्टि, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विच स्टेट आर नोन फॉर सक्सेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा जो स्टेट है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस के लिए जाना जाता है। तो जल्दी से आप बता सकते हैं, काफ़ी इजी आंसर होगा इसका, तो वो है बेटा पंजाब। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हेन आर खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो किस टाइम पे होते हैं। खरीफ जो क्रॉप्स होती है उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो किस टाइम पे होती है। रबी की मैंने आपको बता दिया था, रबी है वो होता है अक्टूबर से बेटा, एक मिनट रुकना, अक्टूबर से मार्च और अप्रैल के बीच में, ठीक है ना, मार्च और अप्रैल के बीच में है वो होता है। तो यहाँ पे आपसे जो खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा केवल और केवल हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और जो अक्टूबर है उसके अंतर्गत है वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। नेम ए क्रॉप ग्रोइंग ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। इनमें से कौन सी जो फसल है उसका नाम बताना है कि जो ड्यूरिंग द खरीफ सीजन के दौरान उगाई जाती है। तो कौन सी क्रॉप है वो जल्दी से आप मुझे
कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। आपका आंसर होगा वो क्या है, जल्दी से। नेम ए क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग द खरीफ सीजन के दौरान है वो उगाई जाती है। तो ये सभी को पता है वो कौन सी होगी, राइस। ठीक है ना, राइस इज द राइट आंसर। 23 का होगा राइट, राइस। इस क्वेश्चन को लेके आपके मन में काफ़ी ज़्यादा शंका वो पैदा हो गई होंगी। तो चलिए आपके लिए ये लगा लीजिए कि डाउट क्वेश्चन था, बताना कैसे क्या होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेम एन इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन, कि जहाँ पे उस रीजन का नाम बताना आपको जहाँ पे वीट की जो ग्रोइंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, एक ऑप्शन जो डी है वो नीचे महाराष्ट्र है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वीट है वो कौन से रीजन में ग्रो है वो किया जाता है, तो सभी को पता है बेटा वो होगा हमारा पंजाब में। पंजाब इज़ द राइट आंसर। 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो नेम वन क्रॉप ग्रोइंग इन द जिहाद सीजन। जो जिहाद सिस्टम है, जो जिहाद है उसके अंतर्गत, जिहाद बोला जाता है हिंदी के अंदर भी, जिहाद ऋतु या सीजन के अंतर्गत कौन सी जो क्रॉप है वो उगाई जाती है एक। तो बेटा ये है हमारा सी, बाजरा। ठीक है ना, सी बाजरा होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ मैज भी होगा, पर मैज है वो नहीं होगा बेटा, बाजरा इज द राइट आंसर। क्योंकि इसके अंतर्गत वो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं जो केवल और केवल मतलब मैज भी आ सकता था बेटा, मैज भी आंसर है वो इसका हो सकता है, पर यहाँ पे जब ये दोनों ऑप्शन हो तो आपको बाजरा है वो करना है। और यदि वो डिपेंडेंट है कि भाई टीचर क्या सोचता है उसके बारे में, टीचर है उसने उसके माइंडसेट में मैज भी राइट आंसर है और बाजरा भी है, तो दोनों ही क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। तो आप जो सोच रहे हैं आपके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो गया हमारी मैज होगा। और यदि मैं सोचूं तो मेरे अनुसार भी क्या होगा, मैज ही होगा। पर मैंने पहले बाजरा बोला था, बाजरा भी हो सकता है यदि मैज आपको न मिले। ठीक है, मैज यदि नहीं मिलती है तो बाजरा इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें वो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं जो पशुओं के लिए चराने के लिए इस्तेमाल हैं वो की जाती हैं। ठीक है, आपको पता है वो कौन सी है, वो होगी, बाजरा भी होता है और मैज भी होता है, पर ज़्यादातर क्या होती है, मक्का। तो राइट आंसर इज द डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बेटा। 26 क्या पूछा, नेम एन इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग क्रॉप। जो राइस ग्रोइंग जो रीजन है वो कौन सा बेटा हमारा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये सभी को पता है। कौन सा बेटा, वो है हमारा सी, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन असम। ठीक है ना, इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हाउ मैनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोइंग इन ए ईयर। एक साल में जो कितनी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, ये आपसे पूछा गया बेटा। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना कि कितनी जो क्रॉप्स हैं वो एक साल में उगाई जाती हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इनमें आपको लगभग जो डाउट है वो नहीं होनी चाहिए बेटा। मैं तो ये मानता हूँ कि आपको जो यहाँ पे जो डाउट है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक बार जो 27 का जो आंसर है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 3। राइट आंसर इज द 3। नेम ए क्रॉप्स ऑफ ग्रोइंग इन जिहाद सीजन। जिहाद सीजन के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो क्रॉप है वो कौन सी है। तो ये सभी को पता है, वो है बेटा हमारा ऑप्शन डी, वाटरमेलन। वाटरमेलन है वो उगाया जाता है बेटा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज
हाउ लॉन्ग डज शुगर कैन टेक टू ग्रो, उसको ग्रो करने के लिए कितना जो समय है वो लगता है शुगर केन को। तो ये सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हैं वो नहीं लगते, इसको ऑलमोस्ट 1 साल है वो लग जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, इंडिया द ग्रेट, इंडिया द ब्लैंक, ग्रेट बोल दिया मैंने सॉरी उसके लिए, इंडिया द ब्लैंक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, कि जो राइस के मामले में इंडिया कौन से नंबर का जो प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, तो इंडिया की रैंक है वो कौन सी है बेटा, तो वो है बेटा ऑप्शन बी सेकंड। और आपके लिए होमवर्क क्या है, अब आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है बेटा कि फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट जो रैंक है वो किसकी है बेटा, ये आपको बताना है मुझे कमेंट में ही, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ थी बेटा वो एक कंप्लीट है वो मैंने करा दी है, एक टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट करा दी है, एग्रीकल्चर की ये पार्ट नंबर 1 था। और यदि किसी को डाउट लगता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट है वो कर दी जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है ना बेटा। अब पार्ट नंबर 2 होगा MCQ का, और उसके अंतर्गत हम जो MCQ जो डिस्कस करेंगे वो 20 MCQ हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा। और फिर जो पार्ट नंबर जो 3 होगा हमारा, उसके अंतर्गत भी हम लगभग 20 से लेकर 30 MCQ हैं वो डिस्कस करेंगे। लगभग इस चैप्टर से हम 80 से लेकर 100 MCQ हैं वो डिस्कस करेंगे, केवल और केवल एक चैप्टर से हम 80 से लेकर 100 जो MCQ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं बचेगी, मैं जो भी क्वेश्चन होंगे मैं वो बनाने की कोशिश है वो करूँगा, चाहे NTSC के एग्ज़ाम दो आप, चाहे आप अपने CBSE के एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंतर्गत आपको कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं होगी। एक बार जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिए, हर एक चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंतर्गत हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश है वो करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।